हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे गाउस थ्योरम। और पहले बल्कि गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेईई मेन या एडवांस नीट। तो गाउस थ्योरम स्टेट्स दैट the total electric flux linked with a Gaussian surface is equal to the ratio of electric charge enclosed within the Gaussian surface to the permittivity of the medium। क्या है गाउस थ्योरम? Gauss theorem states that total electric flux linked with a Gaussian surface is equal to the ratio of electric charge enclosed within the Gaussian surface to the permittivity of the medium। यहां पर हमें दो टर्म ठीक से समझनी होंगी। एक तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैपिटल से कर दे रहे हैं क्या, एक तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा गासियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गासियन सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अदरवाइज जो है ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गासियन सरफेस। गासियन सरफेस को समझने से के पहले हमें अब इन दो टर्म्स को समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासियन सरफेस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाए क्या होता है और गासियन सरफेस मालूम हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो हम सबसे पहले अभी इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके बाद गासियन सरफेस और उसके बाद फिर जो है गाउस थ्योरम एक बार फिर से स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी हम लोग क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझने के पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि कहीं किसी भी लोकेशन पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है एंड अराउंड दिस चार्ज इफ वी ब्रिंग अनदर चार्ज इट विल अप्लाई फोर्स एंड लेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q naught charge is equal to F, then electric force on unit charge will be F upon Q naught। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यही डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज
equal to the electric force is equal to the electric force, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बल्कि ऐसे भी लिख सकते हो एट ए पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन, हमें समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by unit charge at that point। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। और यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे जो एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, एफ अपान क्यू नॉट। इसमें हमने अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू होगी 1/4πε क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, अपान क्यू नॉट कट जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, E इज 1/4πε क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग कर चुके हैं और इस समय हमें ये डिस्कस, ये डिफिनेशन नहीं, हमें एक और डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए उस डिफिनेशन की जरूरत है। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी एक और डिफरेंट वे में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन्वॉल्व हो। Now we require the definition to explain electric flux, the definition of electric field intensity which involves electric lines of force। तो यहां ये जो डिफिनीशन है जो हम पहले कर चुके थे, आज ये नहीं करना है। हमने एक रिमाइंड कराया कि हम लोगों ने इस तरह से भी डिफाइन किया था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to the number of electric lines of force। क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग the surface, क्या, electric field intensity is equal to the number of electric lines of force intersecting the surface normally, intersecting the surface normally through its unit surface area। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग द सरफेस नॉर्मली थ्रू इट्स यूनिट सरफेस एरिया। यानी यूनिट सरफेस एरिया पर नॉर्मली जो नंबर ऑफ लाइंस जितनी इंटरसेक्ट करेंगी वो नंबर जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखते हैं कि द नंबर ऑफ
the number of electric lines of force intersecting normally through unit surface area। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग द सरफेस नॉर्मली थ्रू इट्स यूनिट सरफेस एरिया। और यहां हम क्या लिख रहे हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। तो बात तो वही हो गई। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू ए। यूनिट सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी वो तो ई है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन टोटल ए सरफेस से जितनी भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी वहां क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब होगी जब यूनिट सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस से जितनी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं नॉर्मली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां अगर डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force intersecting a surface। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग ए सरफेस नॉर्मली। तो टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी नॉर्मली उसको हम क्या कहेंगे? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब यहां भी एक कंडीशन है कि हम व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो कई तरह से लिख, इलेक्ट्रिक फ्लक्स when electric lines intersect normally क्या हो जाएगा? फाई विल बी ई इंटू ए। ये फर्स्ट केस है। लेकिन सेकंड केस हम वो लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स when electric lines intersect a surface at an angle। हम अब वो केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या कर रही हैं? ये थीटा एंगल पर। थीटा एंगल यहां किससे थीटा एंगल लिया जाएगा? हमेशा जब सरफेस को, एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं तो एरिया पर नॉर्मल डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर ये 3D फिगर इस तरह समझे कि ये सरफेस है तो इस पर ये नॉर्मल डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस थीटा एंगल पर है। पिछली बार केस क्या था? यहां पर जो केस था कि ये अगर एरिया है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो थी ये नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी जो एरिया वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। लेकिन ये चेंज हो गया है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो इंक्लाइन दिखाया है,
और एरिया वेक्टर जो है आप जानते हैं नॉर्मल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो क्या आएगा, ई कॉस थीटा। क्या आएगा? अब इस केस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई कॉस थीटा इंटू ए, और आप जानते हैं कि फाई क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ई स्केलर प्रोडक्ट ए। जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट हम जानते हैं, ए स्केलर प्रोडक्ट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हों, उनके बीच एंगल थीटा हो तो ए डॉट बी ए होता है। तो यहां पर जो है ई और ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो ये जो थीटा होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सेकेंड केस हो गया। लेकिन एक और केस है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इसका मैग्नीट्यूड कुछ बदल रहा हो। ये बात आप पूरी समझ गए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हमने दो तरह से डिफाइन किया, लेकिन इस समय ये डिफिनेशन एप्लीकेबल है। हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थर्ड केस वो जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या एंगल चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम इस तरह से लेंगे, अभी जो हम ले रहे थे फाई क्या था, ई स्केलर प्रोडक्ट ए। यहां ई और ए के बीच एंगल क्या है, कांस्टेंट था। ई क्या था, कांस्टेंट था। एरिया वेक्टर क्या था, कांस्टेंट था। अब हम वो केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज अगर हो रही है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो आप जानते हैं कि उससे इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो ई स्केलर प्रोडक्ट, ये एलिमेंट्री एरिया लिया है उसको वेक्टर फॉर्म में, और इसको क्लोज इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसको, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम अब वापस आते हैं अपना कॉन्सेप्ट पर कि जो हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे। तो गॉस थ्योरम में हमने यही डिस्कस किया था। फिर से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नॉर्मली, तो सीधा सीधा ई इंटू ए हो जाएगा। फाई स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को जब हम वेक्टर ट्रीट करते हैं तो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो है वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन होती है सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन। अब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट सरफेस एट एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल पर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में ई कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ फाई हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। यहां आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर और कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो हम इसको ई स्केलर प्रोडक्ट ए लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद जो हमने ये लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही हो या उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही हो, तो हम उसको ई स्केलर प्रोडक्ट डीएस, डीएस क्या है, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लिया गया है, क्योंकि डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे बदल रही है तो हमने एरिया वेक्टर लिया है जहां पर वो उसके बीच और एंगल निकाल सके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। अब ये जो गॉस थ्योरम हुआ, गॉस थ्योरम को अब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। अब यहां हम सरफेस ये भी डिफाइन कर सकते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम को गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू
to the ratio of charge enclosed within the Gaussian surface to the permittivity of the medium। यानी क्या था, ई स्केलर प्रोडक्ट डीएस क्लोज इंटीग्रेशन, यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम समझ चुके हैं, एंड दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, हालांकि वैल्यू वही है। और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, गॉसियन सरफेस। एक तो क्या है, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है। गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी है। तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो सरफेस जिसको कि इलेक्ट्रिक लाइंस या तो नॉर्मली इंटरसेक्ट करें या पैरेलल टू द सरफेस, तो दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए, अराउंड द चार्ज होनी चाहिए, ऑब्वियसली चार्ज के अराउंड होगी, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो, या तो नॉर्मली इंटरसेक्ट करें या सरफेस के पैरेलल। ये हमें गॉसियन सरफेस को डिफाइन करना है। कैसे हम गॉसियन सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं? Gaussian surface, any closed surface, closed imaginary surface around a charge, to which electric lines intersect either normally or parallel to the surface। क्या कि गॉसियन सरफेस माने क्या है, एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस अराउंड ए चार्ज टू व्हिच इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईदर नॉर्मली और पैरेलल टू द सरफेस। तो इस टाइप की कोई क्लोज सरफेस क्या हो जाएगी, गॉसियन सरफेस। हम सबसे पहले गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव करते हैं। काफी कुछ इससे गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और समझ में आएगा और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन याद रखिएगा, एक तो सीबीएसई में ये डेरिवेशन काफी पूछा जाता है। ये दोनों फंडामेंटल लॉ हैं, कूलम्स लॉ या गॉस थ्योरम। तो इस तरह से भी आ सकता है, डेराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम या डेराइव गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ, दोनों एक दूसरे से डेराइव हो सकती हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। Derivation of Coulomb's law from Gauss theorem। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव Coulomb's law।
क्या कहता है कूलम्स लॉ कि which states that 2 point charges क्या 2 point charges repel each other क्या 2 point charges repel each other by a force which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. क्या to prove Coulomb's law, which states that 2 point charges repel each other by a force which is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. तो Q1 और Q2 कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये इनके बीच जो फोर्स होता है 4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमें अभी प्रूव करना है। किसकी हेल्प से? गास थ्योरम की हेल्प से। तो इसे प्रूव करने के लिए हम करेंगे ये कि अगर एक पॉइंट Q1 ले लें और Q1 से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो अगर यहां हम Q2 चार्ज रखेंगे तो E की डिफिनीशन ही होती है क्या? E की डिफिनीशन होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। तो अगर यूनिट चार्ज पर फोर्स क्या है? F है, तो इससे F क्या हो जाएगा? Q2 इंटू E, और E की वैल्यू रखने से अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए तो कूलम्स लॉ प्रूव। तो आपको इस पॉइंट पर बेसिकली करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, टेकिंग Q1 एट द सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q1 to Q2 are where we have to find electric field as the radius. The distance from this center, taking the Q1 as center, and distance from this center to the point where we have to find electric field intensity as radius, we can assume a Gaussian surface. This sphere whose center is Q1 and radius is equal to the distance of Q1 from the point of observation where we want to find the electric field intensity as radius. This sphere is nothing but our Gaussian surface. अब इस Gaussian surface से अगर हम अप्लाई कर दें क्या, कंसिडरिंग ए spherical Gaussian surface with center at Q1 and radius equal to the distance of Q1 from the point where we require
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इससे उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है उसको रेडियस और सेंटर लेकर के हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, ये एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ले लिया ds वेक्टर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है किसी भी चार्ज से, ये भी आपको पता है। तो एलिमेंट्री एरिया और इस एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 हो जाएगा। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या होगा, E स्केलर प्रोडक्ट ds क्लोज इंटीग्रेशन दिस इज q1 अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे E स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, E ds cos 0 विल बी q1 अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे E बाहर हो जाएगा और सरफेस इंटीग्रल ds एंड दिस इज q1 अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं इससे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, E इंटू s इज q1 अपॉन एप्सिलॉन। सो E इंटू क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज q1 अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 बाई r स्क्वायर। और फिर आप ये E की वैल्यू जब रख देंगे इसमें तो ये एक्सप्रेशन फाइनल आ जाएगा।